हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट 10 इयर्स के इंग्लिश ग्रामर के ट्विस्ट डायरेक्टेड की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड पेपर्स की ग्रामर। इससे पहले की वीडियो में हमने फ्लैप्स को समझ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि फ्लैप्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप फ्लैप्स की वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने लास्ट 10 ईयर्स के फ्लैप्स को डिटेल में एक्सप्लेन कराया है। और आज इस वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे डुएस डायरेक्टेड को। तो चलिए हम चलते हैं डुएस डायरेक्टेड पर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर डुएस डायरेक्टेड। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग ही समझा देता हूँ। कई स्टूडेंट्स को तो डुएस डायरेक्टेड के नाम से ही डर लगता है और उनको इसका मीनिंग भी नहीं पता होता। बच्चों देखो, डुएस डायरेक्टेड इसका मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए। डुएस डायरेक्टेड मतलब कि जैसा आपको कहा जाए, जैसे आपको डायरेक्शन दिए जाए, आप बस वैसा करते जाइए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए, इसमें हमें करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमें इसको पैसिव में चेंज करना है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, जो कि यहाँ पे इंग्लिश है। तो स्टार्टिंग हम इंग्लिश से करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंग्लिश। तो ये मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, इंग्लिश। तो ये हमने लिख लिया है इंग्लिश, जो कि ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इंग्लिश जो है ये हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़। और ये बात ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि सभी पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ होता है, तो जो कि हमारी स्पीक की थर्ड फॉर्म बन जाएगी स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, बस अब आपको यहीं पर रुक जाना और फुल स्टॉप लगाना है। बाय पीपल लिखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे पीपल नहीं आएगा, पीपल हट जाता है, बिकॉज ये अंडरस्टूड होता है। सिर्फ इतना आपको लिख देना है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। पीपल वर्ड अगर आ जाता है तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है ना। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये करेक्ट है। बाय पीपल नहीं आएगा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि सेकंड नंबर का है। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वॉज इल। करना क्या है, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। बिकॉज का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप फुल स्टॉप को हटा के बीच में लगा दीजिएगा बिकॉज। ये मैं लिख देता हूँ बिकॉज, BECAUSE। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल। यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है राधा के स्कूल नहीं जाने का, तो बिकॉज से बनेगा। बिकॉज आपको दोनों ही सेंटेंसेस के सेंटर में यूज़ करना है, फुल स्टॉप के प्लेस पर। तो कैसे बनेगा, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल। राधा स्कूल नहीं गई। भाई क्यों नहीं गई, क्योंकि वह बीमार थी, है ना। बिकॉज शी वॉज इल। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। रीजन बता दिया ना भाई स्कूल नहीं जाने का, तो बिकॉज को बीच में लगा देना है, फुल स्टॉप को हटा देना है। बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही डज हिज ड्यूटी वेल। ही डज हिज ड्यूटी वेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है बच्चों, इस बार भी आ सकता है। ही डज हिज ड्यूटी वेल। ठीक है। डज मतलब कि करना, डू डज डिड। वह अपनी ड्यूटी अच्छे से करता है, तो नेगेटिव बनाना है ना, ये कह रहा है नेगेटिव बनाना है, तो बना देते हैं नेगेटिव। कैसे बनेगा देखो, सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, नेगेटिव बनाना है तो लगाएंगे नॉट। अब रुक जाओ, ही डज नॉट। अब यहाँ पे डज है, ES हटाओ और यहाँ पे लिखो डू। ही डज नॉट डू, फिर बनेगा हिज ड्यूटी वेल। ठीक है, वेल नेगेटिव। अब मुझे पता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने मिस्टेक क्या करी होगी, वो ये टू को लिखना भूल गए होंगे। यह मिस्टेक ज़्यादातर 90% स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब समझ लो, ही डज़ नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, वह अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है। ये जो डज लिखा आपने, ये हेल्पिंग वर्ब लिखी, और ये जो डू लिखा, ये मेन वर्ब लिखी। ठीक है, बस यही डिफरेंस आपको समझ लेना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। भाई ये जो डज है ना, डज तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट। और स्ट्रक्चर में आपको V1 चाहिए, तो यहाँ पे डू लिखोगे ना, डू, ये डू जरूर आएगा। ठीक है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4,
हर फादर टीचेस हर हिंदी, करना क्या है, चेंज टू पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट कहा जाए तो एक बात याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल मतलब होता है V2, यानी कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। कौन सी फॉर्म, V2। और पूरी इंग्लिश ग्रामर में V2 का यूज़ पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो बस V2 लगा देते हैं। V2 के लिए पहले वर्ब तो देखो टीचिंग है, और टीचिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉथ। ये मैं आपको यहाँ पे राइट करके बता देता हूँ। तो टीच को बना देना है आपको टॉथ, TAUGHT, टॉट। ठीक है, हर फादर टॉट हर हिंदी। ठीक है, उसके फादर ने उसको हिंदी सिखाई। ठीक है, टॉट आपको यहाँ पे लिख देना है, बन जाएगा आपका सेंटेंस पास्ट। लेकिन पूरा सेंटेंस लिखना है, ऐसे टॉट से काम नहीं चलेगा। मतलब पूरा स्टार्टिंग में लिखना है हर फादर और टीचर्स की जगह पर टॉट हर हिंदी, तब जाके बनेगा ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, करना क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि V1 ING किसके साथ, इज एम आर के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 ING। तो बस लगा देते हैं, सब्जेक्ट हमारा द चाइल्ड है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आप लिखेंगे द चाइल्ड, द चाइल्ड। ठीक है, द चाइल्ड क्या है भाई, सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो चाइल्ड सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आप लगा दीजिएगा इज। अब ये जो क्राइड है तो क्राइड में आप ING लगाएंगे, तो पहले क्राई लिखेंगे फिर ING लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म लगा के। द चाइल्ड इज क्राइंग, देन आप लिख दीजिएगा फॉर और मिल्क। द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बच्चा मिल्क के लिए रो रहा है। ठीक है, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश। ठीक है, यहाँ पे दे विल बी पनिश है, ये बी भी होगा। ठीक है, ये बी, दे विल बी पनिश ऐसा है। ठीक है, करना क्या है, देखिए रेड यूजिंग अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के प्लेस पर। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे, देखो इफ़ को हटाकर अनलेस लगाना है आपको सबसे पहले। तो इस इफ़ को रिप्लेस करेंगे अनलेस से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अनलेस। ये मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ दूर से लिख रहा हूँ जिससे पूरा आ जाएगा। अनलेस दे, सब्जेक्ट को ले लीजिए, अनलेस दे। अब इस डू नॉट को हटाइए। क्यों हटाइए, क्योंकि अनलेस में नॉट इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब को तो हटाना ही हटाना है और साथ में नॉट को हटाना है, मतलब कि नॉट के साथ डू भी हटेगा। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पे दे वर्क प्रॉपरली आप ऐसा लिख लीजिए पहले। ठीक है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, इतना लिख लिया। ठीक है, अब कॉमा लगाइए और दे विल बी पनिश्ड को जैसा का तैसा लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, अभी सब समझाऊंगा आपको, बस देखो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। यदि वे ठीक तरह से ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, यानी कि उनको पनिश्ड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो अनलेस का यूज़ करने के लिए इसको अफर्मेटिव बनाते हैं, बाद वाले में कुछ चेंजेस नहीं करते। और अगर पहला वाला ऑलरेडी अफर्मेटिव है तो बाद वाले को नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि अनलेस इफ़ का नेगेटिव होता है, इफ़ मतलब यदि और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, ऐसा करना है, बाद वाले को नेगेटिव मत बना देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। करना क्या है, हमें कंबाइन द यूज बट का यूज़ करना है। ठीक है, ये बट से कंबाइन करना है, तो कुछ नहीं करोगे, दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना बट। मैं यहाँ आपको बोल दे रहा हूँ ये बट, फुल स्टॉप को हटाना, दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना बट। मतलब सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी। कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन खुश नहीं होते हैं। ठीक है, सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, पूरा लिख सकते हो, या फिर दे आर, सम पीपल आर रिच बट नॉट हैप्पी भी लिख सकते हो। दे आर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो भी आपका चल जाएगा। नहीं तो कुछ चेंजेस मत करो, दोनों के बीच में बट लगा लो। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये 7 था। ही नोज मी वेल, इसको भी पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का पहले हम लिख लेते हैं आई, और आई के साथ प्रेजेंट की बात है तो हम लगा देते हैं एम। नो की थर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं नॉन, KNOWN, आई एम नॉन। फिर क्या अदर वर्ड में क्या है, वेल, आई एम नॉन वेल
ठीक है, आई एम नॉन वेल। अब यहाँ पे बाय नहीं लगाना है, आपको लगाना है टू, और ही को आपको लिख देना है हिम। ही का बन जाएगा हिम। अब लगा दीजिए फुल स्टॉप। आई एम नॉन वेल टू हिम। ठीक है, याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में नो आए तो बाय नहीं आता है, वहाँ पे टू का यूज़ करना है, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। आई एम नॉन वेल टू हिम, ये इसका करेक्ट आंसर है। नोट करते जाइएगा, ठीक है, जो भी आंसर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है सबको नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ही प्लेड क्रिकेट, इसको प्लेड कर लेना बच्चों, है ना, ये प्लेड है। ही प्लेड क्रिकेट देयर, करना क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये जब भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जाए या पास्ट कहा जाए या फ्यूचर कहा जाए तो प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस में आपको बना देना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोग्रेसिव मतलब कि कंटिन्यूस बनाना है आपको बस। तो कैसे बनाओगे, देखो ही प्लेड क्रिकेट देयर, तो बस आपको स्टार्टिंग में लिख देना है सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगेगा इज, और प्ले में क्या लिखोगे आप, प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, ये एन बना, ही इज प्लेइंग। फिर क्या भाई, क्रिकेट देयर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्रिकेट देयर। ही इज प्लेइंग क्रिकेट देयर, वे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रोग्रेसिव। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में करना क्या है, द मेन हैज़ नॉट कम फॉर टुडेज, द मेन ब्रिंग्स मिल्क। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव क्लॉज वाला क्वेश्चन है। कंबाइन टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके इसको कंबाइन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द मेन है और यहाँ पर भी द मेन है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको आंसर क्लियर बता दूंगा। द मेन है, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाएंगे तो हम इसको कनेक्ट हु से करेंगे। किससे करेंगे, हु से करेंगे, और ऑब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन हटती है तो हुम लगता है, तो ये हु से कनेक्ट होगा, जिसका मतलब होता है जो। इतनी बात आपको समझ में आई। ये तो क्लियर है कि ये हु से कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन है, मेन। ठीक है, ये द यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस इतना क्लियर है। तो बस हो जाओ स्टार्ट। क्या लिखोगे, पहले पहले लिखोगे नाउन द मैन, द मैन, द मैन। ठीक है, थोड़ा मैं आपको सही लिख कर बता देता हूँ, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप। ये द मैन हमने लिख दिया, इसके बाद हम यहाँ पे इस द मैन को हटाएंगे और इसके प्लेस पर लगाएंगे हु, द मैन हु। अब क्या है नीचे वाला, ब्रिंग्स मिल्क, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ब्रिंग्स, BRINGS, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, मिल्क। ठीक है, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क। अब क्या लिखा है भाई, हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज, यानी कि ये सेंटेंस में बचा हुआ है ये वाला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का, तो इसके बाद आप लिख दीजिएगा हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे राइट कर दीजिएगा, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज। व्यक्ति जो मिल्क लेके आता है 2 दिन से नहीं आया है, व्यक्ति जो मिल्क लेके आता है 2 दिन से नहीं आया है। इस तरह से हमने इसको रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन कर दिया। क्लियर है, रिलेटिव क्लॉज कहा जाए या फिर एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाए, बात एक ही होती है। रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज बात एक ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ थोड़ी। ठीक है, ये 10 तक हो गए, अब मैं 11 आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। करना क्या है हमें, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज़ करके हमें इसको रीराइट करना है। ठीक है, तो अब देखो ये जो नो सूनर है इसका यूज़ एज सुन एज के प्लेस पर करेंगे। तो कैसे होगा, देखो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, एज सुन एज को रिप्लेस करते हैं नो सूनर से। तो ये स्टार्टिंग में हम लिखेंगे यहाँ पे नो सूनर, ये मैं आपको राइट कर देता हूँ नो सूनर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है नो सूनर। ठीक है, नो सूनर लिखा, देन को अभी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, एज सुन एज को हटाकर हमने लिखा नो सूनर। अब ये जो पहला सेंटेंस है द टैक्सी अराइव, यहाँ से देखिए द टैक्सी अराइव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको इंटेरोगेटिव बना दीजिए, बिकॉज नो सूनर के जस्ट बाद आने वाला सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड, नो सूनर के फौरन बाद आने वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। तो द टैक्सी अराइव को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी डज, डज द, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, टैक्सी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्सी, और अराइव में से एस हट जाएगा। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको पता है कि इंटरोगेटिव कैसे बनता है। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव,
अब यहाँ पे क्या करिए आप, सेंटर में लगाइए आप देन अब क्या बचा, वी विल लीव, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वी विल लीव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, इस तरह से इसको नो सूनर देन से रीराइट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करते जाइएगा, जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है नोट कर दीजिए। आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, हिज फ्रेंड वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम। यहाँ पे देखिए ओनली सब्जेक्ट चेंज है, यहाँ पे हिज फ्रेंड है और दूसरे वाले में हिज ब्रदर है। नाइदर नॉट से यूज कर कंबाइन करना है। ठीक है, तो नाइदर नॉट से कंबाइन करना है, जब सब्जेक्ट हमारे चेंज है तो हम नाइदर को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, यानी कि पहले हम लिखेंगे नाइदर, जिसकी स्पेलिंग होती है NEITHER, नाइदर। अब पहला सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, नाइदर हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे आप लगाइए नॉर, फिर क्या है भाई, हिज ब्रदर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। इसके बाद क्या है, वाज नॉट अलाउड टू से हिम, तो यहाँ पे आप लिखिएगा वाज, नॉट को हटाइए, सिर्फ आप लगाइए अलाउड टू देन सी हिम, ये इसका आंसर होगा। देखो नाइदर हिज फ्रेंड, ना तो उसके दोस्त को, नॉर हिज ब्रदर, ना ही उसके भाई को, वाज अलाउड टू सी हिम, यानी कि उससे मिलने के लिए अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट को हटाकर आपको नाइदर लगाना है, क्योंकि नॉट को रिप्लेस करके ही नाइदर का यूज होता है, नाइदर में नॉट इंक्लूड होता है। तो नाइदर इज फ्रेंड नॉर इज ब्रदर वाज अलाउड टू सी हिम, इस तरह से इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे नोट हट जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट अलग से नहीं लगता है, नोट हट जाता है, नाइदर नॉट का यूज करने के लिए नोट को हटा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये 12 हो गया, ये 13 पे आ जाते हैं। ठीक है, 13, ही ऑलवेज प्लेड वेल, निगेटिव बनाना है तो ऑलवेज को आपको यहाँ पे नेवर का यूज़ करना है। ऑलवेज, ऑलवेज का अपोजिट होता है नेवर, तो क्या बनेगा, ही नेवर प्लेड वेल हो जाएगा। ऑलवेज की जगह पे नेवर लिख लीजिएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, आई एम थैंकिंग टी। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम थैंकिंग टी, करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, जो कि यहाँ पे टी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम यहाँ पे टी से कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, टी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी इज, कंटिन्यूस है यहाँ पे टैकिंग आईएनजी लगा है तो यहाँ पे आप लगाएंगे बीइंग, टी इज बीइंग। और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो टैक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टैकन। तो यहाँ पे हम सिंपली राइट कर लेते हैं टैकन, टी इज बीइंग टैकन, देन आप बाय और आई को चेंज कर दो मी से, बन जाएगा टी इज बीइंग टैकन बाय मी। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन गया कि चाय मेरे द्वारा पी जा रही है, टी इज बीइंग टैकन बाय मी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, आई रीच्ड होम। करना क्या है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। तो बस यहाँ पे आपको फुल स्टॉप को हटा के आपको लगा देना है व्हेन। क्या करना है, व्हेन आई फाउंड द हाउस लॉक्ड व्हेन आई रीच्ड होम। तो यहाँ पे आपको दोनों ही सेंटेंसेस को व्हेन से कनेक्ट कर देना है, बस सेंटर में आपको व्हेन लगा देना है, बन जाएगा। व्हेन का मतलब होता है यहाँ पे जब। ठीक है, जब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। टू का यूज करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैसे करते हैं समझ लीजिए। देखो भाई ये सो है, इस सो को हटाकर तो आपको लगाना है टू। ठीक है, तो क्या बना, ही इज टू वीक, और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर आपको लगाना है ये वाला टू। ठीक है, तो ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर, इस तरह से ये रीराइट हो जाएगा, ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर। चलो मैं लिखकर आपको बता देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देख लो भाई कैसे बनेगा। ही इज, ये सो हटेगा तो क्या लगेगा, टू, ही इज टू वीक। ठीक है, ही इज टू वीक। अब दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाइए और यहाँ पे लगाइए टू। टू, अब क्या बचा, वर्क एनी मोर, तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा वर्क एनी मोर। ठीक है, वर्क एनी मोर बन गया, ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर। इस तरह से ये हमने टू से रिप्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, वी लिव हियर सिंस 1952। ठीक है, करना क्या है, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट।
तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है। देखो भाई सिंस लिखा हुआ है ना, सिंस किस टेंस में यूज़ होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, तो बस आप यहाँ पे वी लिखो और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ करो। वी हैव बीन, वी हैव बीन। लिव में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा तो बन जाएगा लिविंग। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस, जो सन दी गई है 1952, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हैव बीन क्यों लगाया? क्योंकि हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो वी हैव बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करा, तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। हम यहाँ पर 1952 से रह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। और टीचर नेवर कम्स लेट। करना क्या है? चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इसका मीनिंग भी नहीं बदलना है, इसको नेगेटिव में बनाना है। तो कैसे करोगे? देखो, स्टार्टिंग में लिखिए और टीचर, और टीचर यहाँ पे नेवर का तो करिए ऑलवेज, ऑलवेज, और यहाँ पे लिखिएगा कम्स ऑन टाइम। ये इसका राइट आंसर होगा। और टीचर ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, यानी कि हमारे टीचर हमेशा समय पर आते हैं, यानी कि हमारे टीचर कभी देर से नहीं आते। और टीचर ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, इस तरह से इसको नेगेटिव बनाया जाएगा बिना मीनिंग को बदले हुए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए करना क्या है, पहले तो क्वेश्चन को देख लीजिए। ये हमारा 19 है। देयर इज नथिंग गुड और इविल, इट इज और थिंकिंग विच मेक्स इट सो। कंबाइन द अबव सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल कंजक्शन बट या एंड। तो बस आप इसको बट से जोड़ दीजिएगा, सेंटर में आप बट लगा दीजिएगा, ठीक है। देयर इज नथिंग गुड और इविल बट इट इज और थिंकिंग विच मेक्स इट सो। तो बट को आपको दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में लगा देना है, ठीक है। बन जाएगा हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है? चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं 20 नंबर पे। ये रहा 20। अब देखो बच्चों, इसको एक्सप्लेन कराने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक लाइक तो बनता है। लाइक का बटन दबाओ और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 12th क्लास में हैं, उन तक इस वीडियो को फैला दीजिएगा, उन तक इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चंस रह गए हैं, तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं उठकर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ही इज इल, ही कांट गो टू ऑफिस। करना क्या है? कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू मेक अ कम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे जरा समझ लो। स्टार्टिंग आप लिखो ही इज, और यहाँ पे आप लगा दो सो, ही इज सो इल, और इस दोनों सेंटेंस के बीच में लग जाएगा दैट, दैट कांट ही कांट गो टू, गो टू, और ये ऑफिस में यहाँ पे राइट कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों ये बन गया ही इज सो इल दैट ही कांट गो टू ऑफिस। वह इतना बीमार है कि वह स्कूल ऑफिस नहीं जा सकता। सॉरी, स्कूल नहीं, ऑफिस वाली बात चल रही है। ही इज सो इल दैट ही कांट गो टू ऑफिस, ठीक है। ये सो लगाया और ये दैट लगाया, दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाया, और इल से पहले जो कि हमारा एडजेक्टिव है, इल से पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया? सो लगा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देवर प्लेइंग हॉकी। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे हॉकी, हॉकी, हॉकी ऑब्जेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉज। कंटिन्यूस है तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा बीइंग, हॉकी वॉज बीइंग। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? प्लेड। हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय, और दे का हो जाएगा देम, ठीक है। हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, हॉकी उनके द्वारा खेली जा रही थी। ये पैसिव वॉइस बना। समझ आया कैसे बना? देखो ऑब्जेक्ट पहले लिखा हॉकी, हॉकी ऑब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज लगाई, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस का था। कंटिन्यूस में बीइंग लगता है तो हमने बीइंग लगाई। सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमने प्ले को लिख दिया प्लेड, बाय लगाकर दे को देम में चेंज कर दिया, बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वी सॉ अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे। नेगेटिव बनाना है इसको। सा किसकी सेकंड फॉर्म है बताओ जरा? ये V2 है सी की। सी मतलब देखना और सा मतलब देखा। अब कैसे बनेगा देखो, आप भी देखो। वी लिखो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ डिड,
नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट। वी डिड नॉट, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी सी, वी डिड नॉट सी, बस बाकी वेरी ये पूरा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी येस्टरडे, वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी येस्टरडे, ऐसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ड डिड लिख के नॉट और सा को सी से बदल देना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हु आर दे, आई डोंट नो। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज करना है तो कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ऊपर लिख कर आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो आई डोंट नो, आई डोंट नो, और यहाँ पे बीच में लिखेंगे हु, फिर यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, हु आर दे, तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे हु दे आर और आप लगा दो फुल स्टॉप। आई डोंट नो हु दे आर, मुझे नहीं पता कि वे कौन है। हु आर देखो, हु दे आर आपको करना है, तो आई डोंट नो हु दे आर, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द बिग वाज येलो, द बिग कंटेंट मनी, ठीक है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। देखो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात चल रही है, द बिग, तो हु और हुम से तो कनेक्ट नहीं होगा। अब ये होगा विच से, किससे कनेक्ट होगा, विच, जिसका मतलब होता है जो, विच से कनेक्ट होगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है यहाँ पे, द बिग और द बिग है। तो कैसे होगा देखिए, पहले आप लिखेंगे द बिग, द बिग, दूसरा वाला द बिग हटाकर हम यहाँ पे लगाएंगे विच, द बिग विच, फिर क्या दिया यहाँ पे कंटेंट मनी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटेंट मनी, कंटेंट मनी, ठीक है। द बिग विच कंटेंट मनी। अब क्या बचा, वाज येलो, तो इसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वाज येलो, द बिग विच कंटेंट मनी वाज येलो। इस तरह से ये कंबाइन हो जाएगा विच से। ये हो गया हमारे 24, ये 37 तक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 25 पे। ये 25 और नेबर्स लिव हेयर फॉर 5 ईयर्स, ये आपसे इजीली बन जाएगा। नेबर्स लिखा, देखो नेबर्स है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लगाना है आपको हैव बीन, ठीक है। आप यहाँ पे नेबर्स के बाद लगा दीजिएगा हैव बीन, और लिव में आप लिख लीजिएगा लिविंग, ई हट के आईएनजी लग जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया एक एग्जाम्पल। और नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, ऐसा चेंज हो जाएगा, लिव में आईएनजी लग जाएगा ई हट के, और नेबर्स के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लग जाएगी, बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा। और नेबर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, हमारे पड़ोसी यहाँ पर 5 सालों से रह रहे हैं। 26 वी डिड इट, नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा, वी, अच्छे से आपको राइट करके बताया, तो पहले हम लिखेंगे वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, और डिड के बाद हम लगाएंगे नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और बन जाएगा इट। वी डिड नॉट डू इट, ठीक है ना, वी डिड नॉट डू इट। इस तरह से इसको नेगेटिव में चेंज किया जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था, तो वी डिड नॉट डू इट, ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच। तो यहाँ पे देखो बच्चों, करना क्या है हमें, हाउ मच का यूज करके सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, एक क्वेश्चन बनाना है। तो हाउ मच के साथ नाउन का यूज होता है, ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं, नहीं जानते तो इस वीडियो में जान लीजिए। तो स्टार्टिंग हाउ मच से करते हैं, तो पहले हम लिखेंगे हाउ मच, इसके बाद हमें नाउन चाहिए जो कि हमारा मिल्क है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिल्क, हाउ मच मिल्क, पास्ट की बात है। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे डिड, सब्जेक्ट है हमारा द सर्वेंट, ठीक है। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट, और गेव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गिव, और यहाँ पे लिख लीजिएगा यू और लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, कितना मिल्क सर्वेंट ने आपने को दिया। आंसर बताया था कि सर्वेंट ने आपको सारा मिल्क दे दिया, ठीक है। तो ये जो ऑल है और द है हट जाएगा, तो कैसे बनेगा, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रश्मि क्राइड फॉर वाटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इजीली आपसे बन जाएगा। रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर हो जाएगा, रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, पैसिव वॉइस है, इजीली बन जाएगा। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, इजीली आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद द बेगर वॉन्ट गो अवे, यू विल गिव हिम सम मनी, तो यहाँ पे अंटिल को आपको दोनों के बीच में लगा देना है, तो यहाँ पे आपको अंटिल का यूज करना है। द बेगर वॉन्ट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, अंटिल को दोनों सेंटेंस के बीच में यूज करना है।
आगे बढ़ेंगे, इसको रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करेंगे तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम हो जाएगा। आई हैड, ये देखो कैसे बनेगा, मैं लिख कर आपको बता देता हूँ। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, इसके बाद आप लिख दीजिएगा ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है, ये ड्यूरिंग लिख दीजिएगा, इसके बाद एग्जाम लिख दीजिएगा, ठीक है। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड मेक, ये हाउ मच सेम वैसे ही बनेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, सेम ऐसे ही बनेगा जो मैंने आपको भी एक इस तरह का क्वेश्चन आपको करके बताया है। देखते हैं, आई नो द बॉय, ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलो आपको बता देता हूँ पहले इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले पैसिव वॉइस चेंज करना है तो पहले आप लिख लीजिएगा द बॉय, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एक ही लाइन में जाएगा द बॉय, द बॉय, ये वाई है, ठीक है। चलो भाई इसको थोड़ा सा डबल से लिखना पड़ेगा, ये देख लो आप ज़रा, द बॉय इज, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, नॉन बाय नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा और आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। द बॉय इज नॉन टू मी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब नो आता है तो यहाँ पे हम बाय का यूज़ नहीं करते, टू का यूज़ करते हैं, ये बात आपको बताना था बस, ठीक है। द बॉय इज नॉन टू मी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज़ वेयरिंग अ रेड कैप। रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना, रिलेटिव क्लॉज वाले मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करा है, चलो इसको भी देख लो। द बॉय है, यहाँ पे ही प्रोनाउन है और द बॉय नाउन है, तो कैसे करोगे देखो, पहले आप लिखोगे द बॉय, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं द बॉय, इसका ही को हटाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे हु क्योंकि सब्जेक्ट है। फिर आप लिख लीजिएगा इज, हु इज, फिर क्या है भाई यहाँ पे वेयरिंग है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वेयरिंग, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप, अ रेड कैप। अब क्या बचा, इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इज माई ब्रदर, ठीक है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माई ब्रदर, लड़का जो रेड कैप पहने हुए है मेरा भाई है। इस तरह से हु से कंबाइन कर देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, अभी टू का यूज़ करके मैंने आपको बताया, सेम वैसे ही बन जाएगा, बना लीजिएगा। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, प्रेजेंट कंटिन्यूज में रिपीट हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बन जाएगा। ही गेट सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, नो सूनर का यूज़ करना है, ये समझ लेते हैं, 37 वाला लास्ट है। तो स्टार्टिंग में आप लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर, तो यहाँ पे आपको राइट करना है नो सूनर। फिर क्या है भाई, ही गेट सैलरी, तो स्टार्टिंग में आप पहले हेल्पिंग और लगाएंगे डज, देन ही गेट सैलरी, नो सूनर डज ही गेट सैलरी, और दोनों के बीच में लगा दीजिएगा देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिएगा स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ठीक है। नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, इस तरह से इसको कंबाइन करेंगे नो सूनर से, ठीक है। नो सूनर लिखने के बाद हमें जो सेंटेंस आता है उसको इंटरोगेटिव बनाना होता है और दोनों सेंटेंस के बीच में देन का यूज़ करना होता है, बस इतना हमें करना होता है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको ये लास्ट 10 ईयर्स के ड्यूएस डायरेक्टेड भी एक्सप्लेन करा दिए हैं। तो ये हमारी पूरी ग्रामर हो गई है लास्ट 10 ईयर्स की, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार प्ले करके देखेंगे तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और सेल्फ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया था, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप हमसे बोल सकते हैं, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में दिया जाएगा। तो हमारी और भी वीडियोज़ को देखते रहिए, जो भी वीडियोज़ को आपने मिस कराए, 12th ग्रामर की, 12th इंग्लिश की, जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को आप 1 बाय 1 देखते जाइएगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ सके और आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर सके। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।